जब ओनी अपने कमरे से बाहर आती है तो देखती है एक आदमी और एक औरत हॉल में आते हैं और सोफे पर बैठ जाते हैं। ओनी उन्हें देखकर मन में कहती है, यह लोग कौन हैं और यह आंटी मुझे इतनी जानी सी पहचानी क्यों लग रही हैं, और यह अंकल भी, जैसे मैंने इन्हें किसी पार्टी या फिर न्यूज़ में देखा था। वह खुद से ही सोच रही थी, तभी नीचे बैठे शख्स की नज़र ओनी पर पड़ती है तो वह उसे आवाज़ लगाते हुए कहता है, एक्सक्यूज मी। उस शख्स की आवाज़ सुनकर ओनी अपने होश में आती है और जल्दी से नीचे जाती है। उसने अभी भी बेद के ही कपड़े पहने हुए थे। वह आदमी उसे देखकर कहता है, तुम कौन हो? ओनी उसकी तरफ देखकर कहती है, मेरा नाम ओनी सचदेवा है। अहान ओनी की तरफ देखता है और कहता है, और तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो ओनी कहती है, मैं किसी से बात नहीं कर सकती। तो अहान कहता है, अगर तुम किसी से बात नहीं कर सकती तो बोल कैसे रही हो? बेद कहाँ है? ओनी कहती है, यहाँ कोई बेद नहीं रहता। यहाँ पर तो सिर्फ एक राक्षस रहता है जो जब देखो तब मुझे टॉर्चर ही करता रहता है। बिना मेरी गलती के वह धीरे से बुदबुदाती है, लेकिन उसकी बुदबुदाहट अहान और सना सुन लेते हैं। वह दोनों मुस्कुराते हैं, लेकिन अपने चेहरे को कठोर करते हुए सना कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को राक्षस कहने की? ओनी अपनी बड़ी आंखें करते हुए सना को देखती है और कहती है, बेटा, अच्छा तो आप हैं उस जल्लाद के माँ बाप। आपको ज़रा सी भी मैनर्स नहीं है कि एक लड़की से कैसे बातें करना होता है, यह अपने बेटे को सिखा सकें। आपको पता भी है वह कितने बुरे तरीके से पेश आता है। मेरा बस चले तो मैं उसे जहर मिलाकर उसके काफ़ी में ही पिला दूँ। कम से कम मेरा सारा दर्द कम हो जाएगा। काम क्या ख़त्म ही हो जाएगा। मैं वापस अपने मम्मी पापा के पास चली जाऊंगी। परेशान करके रखा है। आपको पता है, वह रोने लगी थी। मुझे कितनी याद आती है मम्मी पापा की, पता भी है मैं कितना उन्हें मिस करती हूँ। मैंने उनके सामने हाथ पैर भी जोड़े कि मुझे जाने दो, लेकिन उसने एक भी बात नहीं सुनी। उल्टा मुझे कहता रहता है कि तुम मेरी गुलाम हो। मैं आप लोगों को उनके गुलाम लगती हूँ। मुझे नहीं पता, आप लोग चाहे कुछ भी करें, अपने बेटे को बोलिए कि वह मुझे जाने दे, वरना मैं सोचने लगती है। सना और अहान हैरानी से उसे देख रहे थे। तभी वहाँ पर वेद की रौबदार आवाज़ गूंज उठती है, आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? ओनी जैसे ही वेद की आवाज़ सुनती है, वह सिर से लेकर घुटने तक कांपने लगती है। वेद उसके पास जाता है और ओनी के सामने खड़ा हो जाता है। उसका हाथ पकड़कर अहान और सना को दिखाते हुए कहता है, यह मेरी गर्लफ्रेंड है, इसलिए मैंने इसे अपने साथ रखा है। आप लोगों को कोई इससे एतराज़ है? अहान और सना उसकी तरफ देखते हैं और अहान अपनी आंखें छोटी करते हुए कहता है, अगर यह तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो यहाँ क्या कर रही है? इसे अपने घर में रहना चाहिए, ना कि तुम्हारे साथ। तो वेद कहता है, इसे अपने घर में, मैंने इसे इसके घर से किडनैप करके उठा लिया है, क्योंकि मैं इसके बगैर नहीं रह सकता, और यह सिर्फ नाटक कर रही है ना बेबी। यह कहकर उसे घूर कर देखता है
तो ओनी सिर नीचे करके चुप हो जाती है। अहान ओनी की तरफ देख कर कहता है, बेटा तुम्हें क्या दिक्कत है, बताओ हमें, और अगर तुम्हें घर जाना है तो चलो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। उसके बाद वेद की तरफ देख कर कहता है, और तुम उल्लू के पट्टे, तुम्हें जरा भी शर्म नाम की चीज़ नहीं है कि एक लड़की को बिना उसकी मर्जी से घर में नहीं लाया जा सकता है और ना ही उससे ज़बरदस्ती प्यार किया जा सकता है। तो वेद तुरंत कहता है, आप मुझे ज़बरदस्ती और प्यार के बारे में ना ही बताएं तो ही अच्छा होगा डैड, क्योंकि आपने मॉम के साथ ऐसा ही किया था। आपने तो उनकी फैमिली को बैंकरप्ट करा देने तक की धमकी दी थी। मैं तो वह भी नहीं कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को अपने साथ रख रहा हूँ। और मम्मी तो उस समय आपसे नफरत करती थी। वेद की बात सुनकर अहान चुप हो जाता है। फिर सना कहती है, वेद, यह कौन सा तरीका होता है अपने पापा से बात करने का? माना तुम्हें हमने अपने साथ नहीं रखा, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम्हें जरा से भी संस्कार नाम की चीज़ ना हो। तमीज़ से बात किया करो, बिहेव योरसेल्फ। कैसे हो गए हो? यहाँ हम अपने बेटे से मिलने आए थे और यहाँ पर क्या कान करके बैठा हुआ है यह पता चल रहा है, वह सख्ती से कहती हैं। तो वे चुप हो जाता है। उसके बाद सना ओनी की तरफ देख कर कहती है, क्या तुम वेद से प्यार करती हो? ओनी अपनी आंखें गोल गोल घुमाती है तो वेद उसके हाथ को और कस के पकड़ता है। जिससे ओनी वेद की तरफ देखती है तो वेद उसे आंखों ही आंखों में वार्निंग दे रहा था। उसके ऐसे घूरने से ओनी एक पल के लिए डर जाती है, फिर अपने मन में कहती है, यही सही मौका है, अंकल आंटी को बता ही देती हूँ और इस जल्लाद से अपना पीछा छुड़ा लेती हूँ, वरना पता नहीं मेरे साथ क्या करे। वैसे भी जब देखो तब मेरे साथ वो सब करने के लिए मुझे वार्निंग ही देता रहता है। क्या पता कभी कर भी दे। तो सोचती हुए जैसे ही मुंह खोलने वाली होती है कि वेद कहता है, मॉम प्लीज़, यह मेरे साथ रहना चाहती है। नहीं देख रहे हो उसकी शक्ल को, कितनी उदास उदास लग रही है। बात मानिए मेरी। ओनी जैसे ही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है कि वेद उसके गाल पर किस करते हुए कहता है, कम ऑन बेबी, मम्मी पापा कुछ नहीं कहेंगे, तुम मेरे साथ ही रहोगी, इसलिए निराश मत हो। ओनी मायूस से सना की तरफ देखती है तो सना ओनी को देखकर कहती हैं, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या? और तुमने वेद के कपड़े क्यों पहन रखे हैं? वेद कहता है, वह क्या है ना, जल्दी जल्दी में कपड़ा लाना भूल गई है ना, इसलिए मेरे कपड़े पहने हैं और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग मुझसे मिलने आए थे, मिल लिया, अब आप जा सकते हैं। आई थिंक मॉम, आज आपका कहीं पर सोशल गैदरिंग में जाना होगा। और डैड, मैंने एक नया मॉल खोलने का डिसाइड किया है, उसके लिए आपको भी तो इन्वेस्टमेंट करनी होगी। तब आहान कहता है, मैंने ठेका लेकर नहीं रखा है, तुम खोल रहे हो तो तुम जानो, मुझे मत बोलो। और अपनी मास्टर की पढ़ाई तुम कहाँ से कर रहे हो, या फिर पढ़ाई छोड़कर सीधा बिजनेस संभालना है? तब वेद कहता है, नहीं, मैं पढ़ाई भी करूँगा। एक हफ्ते बाद मैं जा रहा हूँ दिल्ली ऑफ यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए। ठीक है, कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं।
उनके जाने के बाद वेद ओनी की तरफ पलटता है और उसके गले को कस के पकड़ते हुए कहता है, हाउ डे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर वालों के सामने मेरी ही बुराई करने की और अपनी जुबान को खोलने की। क्या कहा था मैंने? अपना मुंह बंद करके रखना। लगता है तुम्हें शराफत की बातें समझ ही नहीं आती। और क्या कह रही थी कि तुम मेरी कोई गुलाम नहीं हो, तुम मेरी गुलाम हो, समझी? ओनी गुस्से से कांप रही थी। उसका बार बार यूं खुद को गुलाम कहना बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रहा था। वह उसके हाथ को झटकती है और फिर चिल्लाते हुए कहती है, मैं तुम्हारी कोई गुलाम नहीं हूँ। देखना, एक दिन मैं इस कैद खाने से भाग जाऊंगी, बहुत दूर, जहाँ तुम्हारी सोच भी मुझ तक ना पहुँचती हो। बहुत घमंड है ना तुम्हें खुद पर कि कोई तुम्हारे आगे बगी नहीं बन सकता। तो देखना, एक दिन मैं तुम्हें ऐसे ही तड़पता हुआ छोड़ कर चली जाऊंगी। और वैसे प्यार की बात करते हो, मैं तुमसे इतनी नफरत करती हूँ, इतनी कि तुम 7 जन्मों तक भी उसमें एक बूंद भी प्यार नहीं भर पाओगे। वेद उसके बालों को कस के पकड़ता है और अपने पास लाते हुए उसे बहुत रूडली किस करता है। उसके बाद वैसे ही उसे घसीटते हुए तीसरी मंजिल पर ले जाता है। ओनी बार बार उसके हाथ पर मार रही थी, लेकिन वेद का गुस्सा जैसे आज परवान चढ़ा हुआ था। वह उसे आज इतनी आसानी से नहीं जाने देने वाला था। वह गुस्से से उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी रखैल बन के रहोगी। तुम जिंदगी भर मेरे साथ तड़पोगी, घुट घुट कर तुम जियोगी, लेकिन मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। बहुत घमंड है ना तुम्हें खुद पर। आज वह घमंड मैं तोड़ ही देता हूँ। उसके चिल्लाने से ओनी डर से कांपने लग जाती है। वेद उसे घसीटते हुए एक अंधेरे कमरे की तरफ ले जाता है। वहाँ पर पड़े सफ़ेद बिस्तर पर उसे फेंक देता है। वह बिस्तर इतना कठोर था कि ओनी को लग रहा था कि उसका पूरा शरीर जैसे टूट रहा हो। वह जैसे ही उठने वाली होती है कि वेद उसके पैर और हाथों को बांध देता है, फिर उसकी टी शर्ट को फाड़ के फेंक देता है। अब ओनी बेड उसके सामने लेटी हुई थी। वेद उसके वेस्ट को सहलाता है, तुम सच में काफ़ी मुलायम और खूबसूरत हो, और इस खूबसूरती पर सिर्फ मेरा यानी का वेद का हक होगा। प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं आज के बाद तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। मुझे जाने दो। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वेद उसके जबड़े को कसते हुए कहता है, जुबान बहुत चलाती है ना तुम्हारी, तो अब नहीं चलेगी। जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। मार दो मुझे जान से। यहाँ पर घुट घुट के जीने से अच्छा मैं मर जाना पसंद करूँगी, लेकिन तुम्हारे साथ रहना नहीं। मुझे जाने दो। ये कहकर उसके आंखों से बार बार आंसू निकल रहे थे। वेद उसके आंखों से आंसू पोंछ लेता है और एक टैटू मशीन जो वहाँ पर पड़ा हुआ था उसे उठाता है। फिर उसमें स्याही डालकर मुस्कुराते हुए ओनी की तरफ बढ़ जाता है। ओनी उसे देखकर चिल्लाते हुए कहती है, नो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते। कहते हुए चिल्लाते हुए रोने लगती है। प्लीज़ मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। वेद उसके मुंह पर टेप लगा देता है, जिससे उसकी आवाज़ उसके गले तक ही सीमित रह जाती है। फिर वेद उसके गले को किस करता है और बाइट भी, जिससे ओनी के गोरे बदन पर
उसके दांतों के निशान रह जाते हैं और हल्का हल्का सा खून भी निकलता है। अवनी बस रो ही रही थी। वेद उस टैटू मशीन से अवनी के सीने पर अपना नाम लिखने लगता है। जैसे ही अवनी को अपने शरीर पर उस दर्द का एहसास होता है, वह दर्द से और बुरी तरीके से चीखने लगती है, लेकिन टेप लगे रहने के कारण उसकी आवाज़ बाहर ही नहीं निकल पाती। उसके आँख पूरी तरीके से सूज चुकी थी और लाल हो गए थे। कुछ देर बाद उसकी आँखों के सामने अंधेरा छा जाता है और फिर वह बेहोश हो जाती है। वेद जब देखता है कि अवनी बेहोश हो चुकी है, तो वह उसके हाथ पैर खोल देता है और उसे अपनी बाहों में उठाकर अपने कमरे की तरफ चला जाता है और उसे लगभग बिस्तर पर कचरे की तरह फेंक देता है और फिर उसके चेहरे पर एक गिलास पानी उड़ेल देता है, जिससे अवनी की आंखें फड़फड़ाती हैं और वह धीरे से अपनी आंखें खोलती है। अचानक एक तेज दर्द उसे अपने दिल के पास होता है, जिससे उसके मुंह से आह निकल जाती है। वेद अपनी एक डार्क ब्लू कलर की लंबी शर्ट लेकर आता है और उसे पहना देता है। जब अवनी को अपने शरीर पर किसी के छुअन का एहसास होता है, तो वह सिरे उठती है। फिर उसे धीरे धीरे वेद ने जो उसके साथ किया वह सब याद आने लगता है और वह अपनी आंखें बंद किए हुए ही रोने लगती है। उसके चेहरे पर एक आंसू की लकीर खिंच जाती है। वेद ऑर्डर देने के लहजे में कहता है, ओपन योर आइज। जब अवनी वेद की इतनी रूड आवाज़ सुनती है, तो वह जल्दी से कांपते हुए अपनी आँख खोलकर उसे देखती है। तो वेद उसके जबड़े को कसकर पकड़ते हुए कहता है, अब तुम्हें पता चला कि तुम किसकी हो। तुम सिर्फ मेरी हो। प्यार नहीं है तुमसे और ना ही कोई परवाह है और ना कभी होगी। तुम्हें महज बर्बाद करने के लिए अपने साथ रख रहा हूँ और तुम हमेशा बर्बाद होते हुए ही मेरे साथ रहोगी। यह कहकर वह उसके चेहरे को झटक देता है। अवनी जोर जोर से रोने लगती है। वे तुरंत वहाँ से चला जाता है। अवनी उसे जाता हुआ देखकर तुरंत उस शर्ट को निकाल कर देखती है, तो उसके सीने पर काले रंग से वेद का नाम चमक रहा था। वह उसे रगड़ने के लिए जैसे ही उसे टच करती है कि एक तेज जलन उसे अपने सीने पर महसूस होती है। वह तुरंत अपने आंसू पोंछती है और उस नाम को देखते हुए कहती है, यही नाम और यही तुम्हारा अधिकार। तुम्हें एक दिन बर्बाद करके नहीं रख दिया तो मेरा नाम अवनी सचदेवा नहीं, बेदास सिंह राठौर। यह मेरा अवनी सचदेवा का वादा है तुमसे। इधर वेद अपनी गाड़ी फुल स्पीड में चलाते हुए कॉटेज के पास पहुंचता है, जहां पर तेजा पहले से ही मौजूद था। वेद वहां जाता है और अपने सिंहासन पर बैठ जाता है। तेजा उसके सामने अपना सिर झुकाते हुए कहता है, मास्टर कोई काम था, आप मुझे बुला लेते। वेद उसकी तरफ घूर कर देखता है और फिर कहता है, लीव मी अलोन। तेजा वहाँ से तुरंत चला जाता है। वेद अपने हाथ में अपने विंग के निशान को देखते हुए कहता है, तुम सिर्फ मेरी हो, इसका सुबह तुम्हारे शरीर पर मैंने दे दिए हैं और एक पहले से था। नफरत करता हूँ मैं तुमसे। तुम्हारे बाप के किए की सज़ा जिंदगी भर तुम्हें भुगतनी होगी। कहती वो ब्लड बैंक से 2 पैकेट ब्लड निकालता है और तुरंत पी जाता है
और अपनी बाहें फैलाकर तेज चीखता है आ के साथ ही उसके हाथों के नाखून लंबे हो जाते हैं और एक नुकीली पूंछ निकल जाती है और साथ में उसके 2 बैक विंग, उसके दांत नुकीले और उसकी आंखें पीली से नीली हो जाती हैं। वह एक शैतान बन चुका था। जब वह वहाँ पर लगे आईने में खुद के अक्स को देखता है तो कहता है, ये मेरी असलियत है, यही मेरा वजूद है और मैं इसी वजूद के साथ जीना चाहता हूँ। कहते हुए वो घुटने के बल बैठ जाता है। तभी अचानक उसके गले के निशान पर बहुत तेज दर्द होता है। वह दर्द से तड़पता हुआ वहीं बैठ जाता है। तभी टेला आती है और उसे देख कर कहती है, क्या हुआ? वह उसने अपना हाथ दिखाता है तो टेला जल्दी से कुछ मेडिसिन्स लेकर उसे दे देती है। वेद उसे खा लेता है। फिर वह टेला की तरफ देख कर कहता है, इसका इलाज कब तक हो जाएगा? टेला कहती है, आपकी बॉडी में जो सीरम है वह बहुत ही ज़्यादा वाइड है, जिसके कारण आपकी बॉडी का हार्मोन्स बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं और उसी को कंट्रोल करने के चक्कर में आपको यह दर्द होता है। वेद कहता है, अगर मैं किसी और के साथ सो जाऊं तो? टेला कहती है, दर्द कम हो सकता है। ठीक है, एक लड़की का इंतज़ाम करो। टेला कहती है, इंतज़ाम करने की क्या ज़रूरत है? हेल में तो है कितनी खूबसूरत लड़की। वेद उसकी तरफ देखता है और फिर कहता है, उस पर सिर्फ मेरा हक है, उसे एक न एक दिन मेरा होना ही है। उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता, लेकिन अगर सही समय आया तो वो भी कर सकता हूँ। लड़की का इंतज़ाम करो, ठीक है? कहकर वो कॉटेज से बने अपने कमरे में चला जाता है। टेला भी वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ देहरादून सभी लोग वापस दिल्ली आने के लिए निकल चुके थे, लेकिन विक्रम लुधियाना जाना चाहता था क्योंकि वह वहीं का था और उसका पूरा बिजनेस वहाँ पर फैला हुआ था। ऐश्वर्या उसकी तरफ देख कर कहती है, लीडर, क्या अभी कोई और कॉन्ट्रैक्ट है या फिर एल्बम शूट करना है? विक्रम उसकी तरफ देखता है और फिर कहता है, नहीं, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, जब होगा तो मैं तुम सबको बता दूंगा। ऐश्वर्या हाँ में सिर हिलाती है और कार के बाहर देखने लगती है। धोनी अपने कानों में हेडफोन लगाए म्यूजिक सुनते खिड़की से बाहर देख रही थी और विक्रम ड्राइव करते हुए रियर व्यू मिरर में उसे देखता था। तभी विक्रम एक रेस्टोरेंट के पास अपनी कार रोकता है और कहता है, मुझे भूख लगी है, चलो आप सब भी। उसके कहने पर सभी उसके साथ रेस्टोरेंट की तरफ चले जाते हैं। उन सभी ने मास्क लगा कर रखा था। वह सभी एक प्राइवेट एरिया में चले जाते हैं। उसके बाद सभी अपने अपने लिए खाना ऑर्डर करते हैं। धोनी वॉशरूम की तरफ चली जाती है और विक्रम को किसी का इम्पोर्टेंट कॉल आता है, इसलिए वो कॉल अटेंड करने के लिए वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद जब धोनी वॉशरूम से बाहर आती है तो कोई उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे एक सुनसान कॉरिडोर की तरफ घसीटते हुए ले जाता है। धोनी उसके हाथ पर मार रही थी, लेकिन उसके मुंह को नहीं छोड़ता। जब वह लड़का उसे दीवार से सटाकर खड़ा कर देता है और उसके गले पर किस करने लगता है, तब धोनी को होश आता है और वह उसे धक्का देते हुए गुस्से से कहती है,
विक्रम, स्टे अवे फ्रॉम मी। यह क्या बदतमीजी है तुम्हारी, माना कि तुम हमारी टीम के लीडर हो। इसका मतलब यह नहीं कि तुम जो चाहो वह मेरे साथ कर सकते हो। विक्रम एक गहरी सांस लेता है और उसके गर्दन में अपना हाथ डालकर उसके चेहरे को अपने पास लाते हुए उसके होठों पर किस करता है। ध्वनि बार बार उसके सीने पर मारती है, लेकिन विक्रम उससे दूर नहीं होता। विक्रम एक हाथ उसके गले को और एक हाथ को उसके कमर के टॉप के अंदर उसके कमर पर मलते हुए अपना हाथ नीचे की तरफ लेके जाने लगता है। ध्वनि उसे धक्का देती है और कहती है, मुझे यह सब बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम मुझसे दूर रहकर क्यों नहीं बात कर सकते? तुम्हें सिर्फ मेरे जिस्म की ही भूख है और कुछ नहीं। उसकी बात सुनकर विक्रम उसके गाल पर एक थप्पड़ जड़ देता है और उसके गले को पकड़कर कहता है, चुप, बिल्कुल चुप। प्यार करता हूँ तुमसे, इसका मतलब यह नहीं कि जो चाहे वह बोलती रहोगी तुम और तुम्हारे जिस्म की बात करती हो। मरा नहीं जा रहा हूँ तुम्हारे जिस्म पर, समझी? लेकिन मुझे यह पसंद है। यह कहकर फिर उसे किस करता है। ध्वनि चुपचाप खड़ी हो जाती है। जब वह उसके मुंह को खोलने के लिए कहता है तो बिल्कुल नहीं हिलती। विक्रम को अब गुस्सा आने लगता है। वह अपना हाथ उसके टॉप के अंदर ले जाकर उसको कस के कमर पर दबाता है, जिससे कि ध्वनि की आह निकल जाती है। इस बात का फायदा उठाते हुए विक्रम अपना ठंडा जीभ ध्वनि के गर्म मुंह में डाल देता है और उसके पूरे मुंह की मिठास को सक करने लगता है और साथ में उसके कमर को भी सहलाता है। जब वह उसे किस करके सेटिस्फाई हो जाता है तो उससे दूर हो जाता है और उसके बाल को और कपड़ों को सेट करते हुए कहता है, गुड गर्ल। ध्वनि रोते हुए उसकी तरफ देखती है और कहती है, आई हेट यू। यह कहकर वह वहाँ से तुरंत चली जाती है। विक्रम गुस्से से दीवार पर पंच मारते हुए कहता है, जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मर रहा हूँ तुझमें, और तुम हो कि हमेशा मुझसे दूर जाने की कोशिश करती रहती हो। लेकिन यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है ध्वनि। मैं तुम्हें कभी खुद से दूर कभी जाने भी नहीं दूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। कहते हुए वो वापस सबकी तरफ चला जाता है। सभी खाना खाते हैं, लेकिन ध्वनि एक बार भी विक्रम की तरफ नहीं देखती, जिसके कारण विक्रम को थोड़ा थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था। लेकिन वह कंट्रोल करते हुए अपना खाना खाता है। फिर सभी पेमेंट कर वापस कार पे बैठ जाते हैं और दिल्ली की तरफ निकल जाते हैं। इधर वे कॉटेज में अपने कमरे में बैठा हुआ था कि तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई दे जाती है।